नमस्कार दोस्तों, मैं पीके वर्मा मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2023 मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको 4 सेट दिया गया है। 4 सेट में जो भी आपका ओनली फॉर साइंस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव इसमें कराया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है मात्र आपको 30 से 35 मिनट के अंदर टोटल करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। नया प्रश्न पत्र प्रारूप 2023। ओके, तो 10th क्लास का है, इसको लाइक और शेयर करें ताकि हर बच्चा तक ये मैसेज पहुंच सके। तो चलिए मैं अब आता हूं टॉपिक की ओर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हवा का, हीरा का, सीसा का, जल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक है जो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है कि कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका है ऋणात्मक। अवतल दर्पण अगर कहता है तो उसका फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक, और अवतल दर्पण का ऋणात्मक हो गया। अगर उत्तल दर्पण कहता है यानी शीशा तो उसका हो जाएगा धनात्मक। अगर अवतल दर्पण के जगह पर लेंस अगर आता है तो आपको इसका फोकस दूरी मारना है धनात्मक, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा उत्तल का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मैं बताता हूं दोस्तों कि मान के चलिए कि शीशा है यानी चश्मा है, तो इस चश्मा में एक ठो ऊपर लेंस लगता है, एक ठो नीचे लेंस लगता है। अधिकतम 2 फोकस की संख्या कितनी होता है, अधिकतम 2 होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। फटाफट देखेंगे दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। यानी जो हजामत बनाने में, यानी जहाँ पे सैलून में हम लोग जाते हैं दाढ़ी बनवाने या बाल कटवाने, वहाँ पे जो दर्पण लगा होता है यानी शीशा लगा होता है वो क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है। इसका संबंध के बताना है हमको, ठीक है ना। तो हमारा जो फोकस यानी एफ यानी फोकस दूरी है जो त्रिज्या के आधा होता है, यानी एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देख लेंगे एक नज़र में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, और अवसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखेंगे। 7 नंबर कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। और सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य कहेगा तो किसका हो जाएगा, लाल रंग का। किसका हो जाएगा, लाल रंग का। यहाँ पे देख लो, लाल रंग का, ठीक है। यही आने वाला है आपका क्वेश्चन में, लाल रंग का। अगर आपको पूछ दे कि अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न करके अगर अपवर्तनांक पूछ दे तो किसका हो जाएगा, बैगनी का अपवर्तनांक अधिकतम हो जाएगा। अपवर्तनांक कह दे तो बैगनी का अधिकतम हो जाएगा और लाल का न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर है प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तनांक। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस में प्रकाश की
चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश का चाल यानी प्रकाश सबसे ज्यादा किस माध्यम में जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में। प्रकाश है सबसे ज्यादा गमन करता है निर्वात में, और ध्वनि है सबसे ज्यादा करता है किसमें? ठोस में। ठीक है, ठोस में ध्वनि। अगर यहाँ पे ध्वनि कहा जाएगा, ध्वनि कहेगा तो आपको सबसे ज्यादा किस में चलता है? ठोस में चलता है दोस्तों। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम हैं? तो इसमें आपका 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगर कहा कि जलता दीपक हिल जाएगा तो भौतिक ऊर्जा में हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया खत्म। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, दुगना हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए तथा बी दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। किस में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह क्या है? नरम लोहा है, जिसको मृदु लोहा भी कहा जाता है। कहीं कहीं नरम लोहा न दे करके मृदु लोहा लिखा जाएगा। मृदु लोहा, मृदु लोहा लिखा जाता है, इसको भी ध्यान देकर चलना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? फिर से, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नाभिक विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो दोनों हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट पढ़ लेंगे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्त कौन है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर सेल हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 12 से 14। कितना होना चाहिए? 12 से 14। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल है क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है, कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है, कि विभवांतर है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेशों पर किया गया कार्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की, चर दृष्टि धारा की, दिष्ट धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो किसकी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। किसमें? कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसमें हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। क्या करता है? आपतित किरण को मोड़ देता है। तो कौन मोड़ देता है? किसके ऊपर? ऊपर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार से दूर, आधार की ओर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो किसकी ओर मोड़ देता है? आधार की ओर मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। किसमें? आधार की ओर, आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 25 नंबर कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु VVI। दोस्तों इसको VVI है, ठीक है ना, VVI। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है? तांबा, पारा, सोडियम, लोहा। तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगर कहेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, तो पारा हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु, क्या अधातु कौन सा है? अधातु कौन सा है? तो आपको कहना है ब्रोमीन। क्या बोलना है? ब्रोमीन। इसको लिख लो, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु, तो ब्रोमीन। अब अगर धातु कहेगा तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। पारा है, एक बात और याद रखना कि पारा है दोस्तों, पारा है, पारा जो -39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जम जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका सामने है, कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी का शून्य समूह कौन है? तो आपका हो जाएगा He। क्या हो जाएगा? हीलियम। आवर्त आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 28 कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? CO2, ऑप्शन नंबर बी CO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लेंगे, फटाफट यही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, अविलीय होता है, विलीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो अविलीय होता है। क्या होता है? अविलीय होता है, यानी नहीं बिलाता है। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होते हैं। कैसी होती हैं? क्षारीय होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या? अधिकतम क्षारीय होते हैं। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे अल्युमिनियम का अयस्क कौन सी होता है? तो बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड, बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। ठीक ना।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कॉपर यानी Cu, बी में हो जाएगा Zn यानी जिंक, और सी में हो जाएगा K, और डी में हो जाएगा F यानी लोहा। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यानी कॉपर यानी तांबा मिलाकर किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NaCl प्लस AgNO3 को AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया कराया जाता है दोनों में, तो कौन सी अभिक्रिया होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है, द्विस्थापन होता है कि वियोजन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी द्विविस्थापन होता है। कैसी होता है अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जान लेंगे। सिलिकॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलिकॉन है यानी सिलिकॉन क्या है, एक अधातु है, एक धातु है, एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक उप धातु है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उप धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए संक्रमण तत्व, हाइलोजेंस, क्षारीय मृदा धातु, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़िया यानी खल्ली का जो हम लोग लिखते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SO2, ऑप्शन नंबर बी CaO, ऑप्शन नंबर सी Na2O, ऑप्शन नंबर डी MgO। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, C2H2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड 2H5 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में बोलता है मेथॉक्सिन एथेन, दूसरा में है एथिल मेथिल ईथर, और तीन में कहता है एंथोक्सी मीथेन, और डी में कहता है प्रापेनोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। ये आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एकदम हूबहू आपका आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनॉल को, एथेनॉल अम्ल को, एथेनॉल को, इनमें से सभी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल को। किसको? एथेनॉल को। फिर से एक बार, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट भी है, क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है, जो आपका Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी धोबन सोडा, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका हो जाएगा Na2CO3 10H2O। क्या हो जाएगा? 10H2O। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो इसमें हमेशा होता है 1:3। क्या होता है? 1:3 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पाद कहलाते हैं, कि अभिकारक कहलाते हैं, कि ऑक्सीकारक कहलाते हैं, कि अवकारक कहलाते हैं? आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका हो जाएगा SO2 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही भी है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देख लेंगे मात्र 30 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो 7.0 से 7.0 तक होता है। यानी कहने का मतलब है कि स्वस्थ शरीर का रासायनिक पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? निम्नांकित यौगिकों में कौन है जो जल में विलेय है, यानी जल में घुला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, मेथिल, कि आपका हो जाएगा ग्लूकोज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नांकित में कौन अम्लगम है? निम्नांकित में कौन अम्लगम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHG, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो करेक्ट है, एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 51 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती है? तो धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है ना। एक बार फिर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही भी है, इसको भी याद रखना है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। ब्लड में ही हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर ब्लड किसके कारण नहीं जमता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेपेरिन। आपका पूछ सकता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है ये क्यों नहीं जमता है? तो आपका हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्लाज्मा। दोस्तों याद रखना, क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, जो आपका करेक्ट हो जाएगा। जलमग्न हाइड्रोफाइटस में होता है, जलमग्न हाइड्रोफाइटस में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? ईस्ट में। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बीज, फल, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है दोस्तों? विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्या? फल, फल कहलाता है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या कहता है? C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, क्लोरोफिल को, क्वाटासोम को। किसको? क्वाटासोम को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 58 नंबर क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है क्या? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, LH, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अंडोत्सर्ग का कारण है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेशमानिया। क्या हो जाएगा? लेशमानिया। कहीं कहीं लिस्मानिया लिखा रहता है, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक बार फिर से, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रसायन की भूमिका होती है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कहता है पीत रस का, ऑप्शन नंबर बी में कहता है अग्नाशय रस का, ऑप्शन नंबर सी में कहता है आंत्र रस का, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो क्या हो जाएगा अग्नाशय रस। अग्नाशय रस हो जाएगा। जो अग्नाशय सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड बोला जाता है कि इसको अग्नाशय को, ये इसी को अग्नाशय को ही दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड बोला जाता है, यानी लिवर। और सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर, और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है ना। यानी शर्करा को इसी से रस जो निकलता है वो पचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, आंत्र रस में, जठर रस में। तो आपका मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अग्नाशय रस में। ट्रिप्सिन का निर्माण, ट्रिप्सिन का स्राव होता है अग्नाशय रस से, यानी अग्नाशय ग्लैंड से, जो आपको शुगर को पचाता है, ठीक ना। ये ग्लैंड अगर स्राव करना बंद कर दे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को, तो उसका शुगर का बीमारी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आपका छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका छोटी आंत हो जाएगा। सबसे लंबा भाग होता है, जैसे में देखिए आपको हम बनाकर बता देते हैं। स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। ये जो है ना, ये छोटी आंत होता है, इसमें ऐसे ऐसे करके जाता है, यहाँ से ऐसे मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है और आता है बड़ी आंत, ठीक ना। स्पेस कम के चलते यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि मुख्य गुहा से होता है। किससे होता है? मुख्य गुहा से होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा का मतलब होता है मुख से, यानी मुंह से आपका आरंभ हो जाता है पाचन के क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, लाइपेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रख लेना। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया था। ओजोन परत है, ओजोन परत हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायक इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ओजोन परत है जो हमारे लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर सी का क्यों लाभदायक है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों को आने से बचाता है। अगर हमारे शरीर पर पराबैंगनी किरण पड़ता है तो कैंसर का निर्माण कर देता है, इसलिए इसको से कौन बचाता है? तो ओजोन परत हमको रक्षा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से किस ऊर्जा का मुक्त होती है? किस ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी के
टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपका मुक्त कितना होता है? 30.5 kg प्रति मोल होता है। कितना होता है? 30.5 kg प्रति मोल होता है। पौधे में, एक बार फिर से, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा आपको 30.5 kg प्रति मोल। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो गया, इसको भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल एल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है वायवीय से, दूसरा कहता है अवायवीय श्वसन से, तीसरा कहता है किण्वन से, इनमें से कोई नहीं, चौथा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो अवायवीय श्वसन से बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। कौन हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप अवशिष्ट जमा होते हैं किसमें? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग है जो किसी एंजाइम को स्रावित नहीं कर पाता है? तो आपका हो जाएगा ग्रास नली, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ग्रास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता है जो किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर, जो एडीएच पर करता है। किस पे करता है? एडीएच पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 75 कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन पौधों के वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मानव हृदय की तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवहन तंत्र। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन तंत्र का भाग है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है वो क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? O2 को। किसको? O2 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो O2 के। ऑक्सीजन को लिया जाता है यानी ग्रहण किया जाता है। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? सबका मालूम है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है किसमें? मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में,
पश्च मस्तिष्क में। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, जो आपका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी।